हेलो फ्रेंड्स, मैं निसार सैफी दास्तान जुर्म की कहानी के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। एक कोरियर वाला एक घर की बैल बजाता है और जैसे ही वो बैल बजाता है तो एक 60 साल का आदमी जिसका नाम किशोर कुमार होता है वो घर से बाहर निकल कर आता है और उससे पूछता है कि भाई क्या बात है। कोरियर वाला कहता है कि साहब आपके नाम से एक पार्सल आया है। और जब ये पार्सल की बात आती है तो वो बुजुर्ग आदमी कहता है कि मैंने तो किसी चीज़ का कोई ऑर्डर नहीं दिया है, आखिर किस चीज़ का ये पार्सल है। कोरियर वाला कहता है कि मैं इसके बारे में नहीं जानता। जो भी सामान होता है और जिस किसी का भी उसके ऊपर एड्रेस लिखा हुआ होता है मैं उस एड्रेस पर सामान को भेज देता हूँ, बस यही मेरा काम है। उस बुजुर्ग ने पूछा कि इसके अंदर क्या है। कोरियर वाले ने कहा कि साहब मुझे कुछ नहीं पता है कि इसमें क्या चीज़ है। ये बॉक्स आपके लिए है, आप इसे ले लीजिए और इसके बदले में आपको कोई भी पैसा या कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। जैसे ही उस बुजुर्ग आदमी ने उस कोरियर को लिया और उसको खोलकर देखा तो पता चला कि उसके अंदर एक नया मोबाइल है और साथ में एक नया सिम कार्ड भी मौजूद है। तभी उस बुजुर्ग आदमी को याद आता है कि अभी 2-3 दिन पहले ही एक सिटी बैंक से किसी की कॉल आई थी और वो कह रहे थे कि क्रेडिट कार्ड पर एक ऑफर निकला था और उसके लक्की ड्रॉ में आपका एक मोबाइल और एक सिम कार्ड निकला है। तो ये बात बिल्कुल सच थी और पूरे घर को इस बात का पता चल जाता है और सब लोग बहुत खुश होते हैं। इसके बाद उस मोबाइल में सिम कार्ड डाला जाता है, कुछ ज़रूरी जानकारी, ज़रूरी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर डाली जाती है, कुछ चीज़ें अपलोड की जाती हैं और सिम कार्ड को चालू किया जाता है। दोस्तों, सिम कार्ड तो चालू हो जाता है और फ़ोन भी चालू हो जाता है, लेकिन उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन डाली थी, जो जानकारी उसके अंदर डाली थी फ़ोन को चालू करने के लिए, वो सारी की सारी जानकारी उन ठगों तक पहुंच जाती है जिन्होंने इसको अंजाम दिया था। और पता चलता है कि उस बुजुर्ग आदमी के जो करोड़ों रुपए अलग अलग बैंक खातों में पड़े हुए थे वो सब के सब साफ हो जाते हैं। ये मामला बड़ी सुर्खियों में आ जाता है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। हालांकि पुलिस अभी तक किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है, लेकिन जब ये घटना होती है उससे कुछ ही दिन पहले एक और बड़ी घटना होती है और उस घटना की गूंज भी पूरे प्रदेश में फैल जाती है। दरअसल शहर के एक जाने माने डॉक्टर होते हैं। एक फ़ोन कॉल उठाना उनके लिए इतना दुखदाई हो जाता है कि उसके बारे में सोचकर भी उनके शरीर के अंदर बिजली सी दौड़ जाती है। दरअसल ना केवल ये कहानी उनकी है, बल्कि जहाँ जहाँ तक भी लोग सुन रहे होंगे ये कहानी उनके पास तक जरूर पहुँच जानी चाहिए, क्योंकि ये कहानी कई तरह का संदेश दे रही है। ये कहानी कई तरह के लोगों को सचेत कर रही है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है हरियाणा के जिला हिसार की। 8 अगस्त 2024 की ये बात है। शाम के लगभग 4:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। शहर के जाने माने डॉक्टर अपनी कोठी पर सोए हुए थे। इनके पास अचानक ही व्हाट्सएप पर एक कॉल आती है। डॉक्टर साहब एकदम जाग जाते हैं और उठकर बैठ जाते हैं और जैसे ही उन्होंने फ़ोन को देखा तो दूसरी तरफ से एक लड़की बात कर रही थी। बड़ी ही सुरीली उसकी आवाज़ थी। लड़की की उस सुरीली आवाज़ को सुनकर वो 73 साल के बुजुर्ग पूछते हैं कि क्या बात है, आपको किससे बात करनी है। वो लड़की कहती है कि मुझे आप ही से बात करनी है। बुजुर्ग ने पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ से बोल रही हो। तो वो कहती है कि राजस्थान में कोटा नाम का एक इलाका है और मैं वहीं से बात कर रही हूँ। मेरा नाम कविता अग्रवाल है। कविता अग्रवाल ने जिस तरह की बातचीत की शुरुआत की थी तो डॉक्टर साहब ने कहा कि शायद आपको कुछ गलत फहमी हुई है, आपको पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। वो कहती है कि मैं ये जानना नहीं चाहती आप कौन हैं, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ
कि आप बहुत ही नेक और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। मुझे आप बहुत अच्छे लगे, इसलिए आपसे बात करने का मेरा दिल चाह रहा है। बातचीत से लड़की को पता चल जाता है कि वो शहर के जाने माने डॉक्टर होते हैं और उनकी उम्र करीब 73 साल की है। लड़की ने कहा कि मुझे उम्र से कोई लेना देना नहीं है, मुझे उम्र से कोई मतलब नहीं है। अब इन दोनों के बीच व्हाट्सएप पर चैट शुरू हो जाती है और चैट शुरू होते होते कब ये बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ जाता है उनको पता तक नहीं चलता। तभी वो लड़की कहती है कि मुझे तुम्हें देखने का मन बहुत ज़्यादा कर रहा है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि तुम क्या देखना चाहती हो? वो कहती है कि मैं अभी बाथरूम जा रही हूँ और तुम्हें भी बाथरूम में आ जाना चाहिए। डॉक्टर साहब सोचते हैं कि लड़की जब खुद बाथरूम बुला रही है तो तुझे बाथरूम जाने में कौन सी आपत्ति है, कौन सा हर्ज है, क्या दिक्कत आ रही है। अब डॉक्टर साहब सीधा अपने बाथरूम पहुंच जाते हैं। लड़की जैसे जैसे हरकत कर रही थी, जैसे जैसे एक एक कपड़े को वो अपने तन से जुदा कर रही थी, ठीक डॉक्टर साहब भी वैसे ही करने लगते हैं। अब इसी तरह से करते करते जब दोनों ही बिल्कुल न्यूड अवस्था में हो जाते हैं, यानी बिना कपड़ों के हो जाते हैं, इसी हालत में लगभग 6 मिनट 54 सेकंड तक ये कॉल चलती है। उसके बाद डॉक्टर साहब कपड़े पहन लेते हैं और दूसरी तरफ से कॉल कट जाती है। कॉल कट होने के बाद फिर से कॉल आती है। लड़की कहती है कि जितने भी ये लम्हे थे, जितनी भी ये बातें थी, 6 मिनट 54 सेकंड की, मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से रिकॉर्ड कर लिया है और अब मुझे पैसे चाहिए। जब पैसे वाली बात आती है तो डॉक्टर साहब पूछते हैं कि आपको कितने पैसे चाहिए? तो वो कहती है कि मुझे सिर्फ 5,000 रुपये चाहिए। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं तो कोई UPI या पेटीएम नहीं चलाता हूँ और ऑनलाइन भी ट्रांजैक्शन मैं नहीं करता हूँ, इसलिए मैं पैसे आपको कैसे दे सकता हूँ। और जैसे ही डॉक्टर साहब ने पैसे ना देने की बात कही तो वो लड़की गुस्से में आग बबूला हो जाती है। वो कहती है कि आपको पता नहीं है, जब ये वीडियो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल हो जाएगी तब आपको पता चलेगा कि शहर के जाने माने लोग जो आपको जानते हैं, आपकी जो इतनी इज्जत है, आपके जितने भी कांटेक्ट है, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे तो प्रशासन में हो, या जहाँ जहाँ तक आपकी पहुँच है वहाँ तक के लोग जब आपको बिना कपड़ों के देखेंगे और बिना कपड़ों के जो आप इतनी गंदी गंदी हरकतें कर रहे थे वो सब कुछ देखेंगे तो शायद आपकी जो इज्जत है, आपका जो नाम है, वो मिट्टी में मिल सकता है। डॉक्टर साहब को इतनी बात सुनाने के बाद लड़की फ़ोन काट देती है। फ़ोन कट जाने के बाद डॉक्टर साहब थोड़ी देर के लिए सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। डॉक्टर साहब का दिमाग सुन्न हो जाता है। थोड़ी देर के लिए वो बदहवास हो जाते हैं और सोचते रह जाते हैं कि आखिरकार इस लड़की ने ये क्या कह दिया। कुछ देर बाद जब डॉक्टर साहब को कुछ होश आता है तो उन्हें लगता है कि कुछ गलत तो ज़रूर हुआ है। डॉक्टर साहब तभी उस लड़की को वापस कॉल बैक करते हैं, लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। तो डॉक्टर साहब कुछ परेशान हो जाते हैं। 8 अगस्त 2024 की घटना है। 9 अगस्त बीत जाता है, 10 अगस्त भी बीत जाता है, लेकिन ना कोई कॉल आ रही थी और डॉक्टर साहब कॉल करने की कोशिश कर रहे थे तो कॉल लग नहीं रही थी। और इसी तरह से 11 अगस्त भी बीत जाता है। जब 11 अगस्त हो जाता है तब डॉक्टर साहब को लगता है कि शायद ये सब कुछ फेक था, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है और अब कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि 3-4 दिन पूरे इस वाक़ये को बीत चुके हैं। और अब अगले ही दिन यानी 12 अगस्त 2024 को दोपहर 12:10 के आसपास का वक्त हो रहा था, एक वीडियो कॉल आता है और वीडियो कॉल को जैसे ही डॉक्टर साहब ने ओके किया, यानी कि सुनने के लिए उन्होंने देखा, तो पुलिस ऑफिसर की वर्दी पहने हुए एक व्यक्ति सामने आता है जो अपना नाम राम पांडे बताता है।
और डॉक्टर साहब से कहता है कि मैं सीबीआई इंस्पेक्टर बात कर रहा हूँ, और कहता है कि डॉक्टर साहब आपकी एक वीडियो है जो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है, आप इस रूप में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। जैसे ही डॉक्टर साहब ने उस वर्दी पहने व्यक्ति को देखा तो डॉक्टर साहब डर जाते हैं और बुरी तरह से घबरा जाते हैं और उसके सामने थर थर काँपने लगते हैं। तभी वो सीबीआई का ऑफिसर कहता है कि आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दरअसल मैं आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है, क्योंकि ये वीडियो मेरे पास आया है, आपकी शिकायत मेरे पास आई है और मजबूरन मुझे कार्रवाई तो करनी ही पड़ेगी। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपके ऊपर कोई बहुत बड़ी कार्रवाई हो। जिस तरह के आप एक इज्जतदार इंसान हैं, आपका शहर में बहुत बड़ा नाम है, इस लिहाज से मैं आपको थोड़ी सी राहत दे सकता हूं। और राहत के नाम पर यह है कि ये वीडियो YouTube पर अपलोड ना हो, इसलिए मैं YouTube के एक अधिकारी जिसका नाम राम सिंह यादव है, उसको मैं आपका ये फ़ोन नंबर फॉरवर्ड कर देता हूं और वो आपसे बात करेंगे। आप दोनों जानो कि किस तरह से इस मामले को सेटलमेंट करना है। जैसे ही राम सिंह यादव का कॉल उस डॉक्टर के पास पहुंचता है, डॉक्टर साहब को देखकर वो पहले तो डराता है, धमकाता है, उसके बाद कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि इस उम्र में तुम इस तरह से एक लड़की के सामने बिल्कुल नंगे हो जाते हो। तो तभी डॉक्टर साहब कहते हैं कि अब तो गलती मुझसे हो गई, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। अब मुझे बताइए कि करना क्या होगा। जब बात करने की आती है तो वो कहता है कि आपको 3 लाख रुपए अभी के अभी जमा करवाने होंगे, और जब आप जमा करा दोगे तो ये वीडियो YouTube पर अपलोड नहीं की जाएगी। तो उसके बाद डॉक्टर साहब ने अपनी ही पत्नी के अकाउंट से 3 लाख रुपए उनके बताए हुए अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दिए। उसके बाद डॉक्टर साहब को लगता है कि शायद अब समस्या पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, लेकिन डॉक्टर साहब की असली समस्या तो यहीं से शुरू हुई थी। अब सीबीआई के इंस्पेक्टर राम पांडे का फिर से फ़ोन आता है और वो कहता है कि डॉक्टर साहब एक बात बताओ, ये वीडियो आपने YouTube से तो रुकवा दी, लेकिन यदि ये वीडियो फेसबुक पर, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट या और दूसरी जो सोशल मीडिया पर हैं उस पर अपलोड यदि हो गई तो बात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि ये वीडियो कहीं पर भी अपलोड ना हो तो आपको थोड़ी और हेल्प करनी पड़ेगी। तो डॉक्टर साहब पूछते हैं कि अब मुझे क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने बताया कि 3 लाख एक अकाउंट में जमा कराने होंगे और एक दूसरे अकाउंट में 3,98,000 जमा कराने होंगे, और तब आपको काफ़ी हद तक राहत मिल जाएगी। जब डॉक्टर साहब ने ये बात सुनी तो वो 1-2 दिन के लिए खामोश हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। फिर काफ़ी सोच समझने के बाद डॉक्टर साहब कहते हैं कि ठीक है, मैं ये पैसे जमा कर दूंगा। डॉक्टर साहब ने 3 लाख रुपए एक बार जमा किए और 3,98,000 जो खाता उन्होंने बताया था उसमें जमा करा दिए। अब तारीख आ जाती है 14 अगस्त 2024। डॉक्टर साहब के पास फिर से सीबीआई के इंस्पेक्टर राम पांडे का फ़ोन आता है और वो कहता है कि डॉक्टर साहब, मैं आपसे बस एक बात कहना चाह रहा था, अगर इस समस्या को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए कि भविष्य में ये वीडियो किसी भी सोशल मीडिया पर दिखाई ना दे तो कितना अच्छा हो जाएगा। आप भी सिक्योर हो जाएंगे और आपको कोई परेशानी आगे नहीं होगी। और यदि किसी भी एक प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो अपलोड हो जाता है और वहां से कोई डाउनलोड करके फिर इसको कहीं पर अपलोड कर देता है तो ये बहुत बड़ी दिक्कत आपके सामने खड़ी हो सकती है। अब जैसे ही डॉक्टर साहब ने ये बात सुनी तो उन्होंने कहा कि बताइए अब मुझे क्या करना होगा। तो उन्होंने कहा कि 25,000 US डॉलर का एक स्टैम्प खरीदना पड़ेगा। US डॉलर की जब बात आती है तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं इसे कैसे कर पाऊंगा, इसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बस आप 25,000 US डॉलर के बराबर की इंडियन करेंसी जो कि 20,17,000 रुपये होती है, इस रकम को एक साथ एक ही खाते में डालना है। डॉक्टर साहब ने कहा
कि एक साथ तो नहीं डाल सकता, अगर मैं 2-4 बार में इसको डाल दूं तो ठीक रहेगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप ऐसे कर लीजिए, हमें तो सिर्फ पैसे चाहिए, आप इसे 2 बार में करो या 4 बार में, हमें सिर्फ पैसों से मतलब है। 14 अगस्त 2024 को आखिरकार 20,17,000 उस 73 साल के बुजुर्ग आदमी ने, उस डॉक्टर ने उनके खाते में डाल दिए। 16 अगस्त 2024 को डॉक्टर साहब के पास फिर से एक डिमांड आती है कि इस बार आपको 21 लाख रुपए देने पड़ेंगे, नहीं दोगे तो बहुत बात खराब हो जाएगी। डॉक्टर साहब ने 21 लाख फिर दे दिए, यानी कि 3 लाख एक दिए, 3,98,000 एक दिए और 20,17,000 एक दिए और 21 लाख रुपए एक दिए। अब तक डॉक्टर साहब 48,15,000 रुपए दे चुके थे। अब तारीख आ जाती है 19 अगस्त 2024। राम पांडे का डॉक्टर साहब के पास फिर से एक फ़ोन आता है और वो कहता है कि मेरे सीनियर ऑफिसर तक ये बात पहुंच चुकी है, जिसका नाम राकेश अस्थाना है। मैं नहीं चाहता कि बात और ज़्यादा खराब हो जाए, इसलिए मैं बीच में बिल्कुल नहीं इस बार पढ़ूंगा। आप सीधे सीधे उनसे बात कर लीजिए, किसी भी तरकीब से, किसी भी तरीके से ये आप उनके साथ बात करके मैनेज कर लीजिए। अब ये कुल मिलाकर आपकी जिम्मेदारी है। तो अब डॉक्टर साहब की बातचीत राकेश अस्थाना से शुरू होती है और बातचीत शुरू होने के बाद डॉक्टर साहब के पास सामने से डिमांड आती है कि आपको 10 लाख रुपए और देने पड़ेंगे और यदि नहीं दिए तो आपको पता नहीं है कि मैं आपके साथ क्या क्या कर सकता हूँ। डॉक्टर साहब को एक पल के लिए लगा कि ये सब क्या हो रहा है, कभी 10 लाख, कभी 21 लाख, कभी 3 लाख और तो कभी 3,98,000। इसलिए डॉक्टर साहब ने परेशान होकर अपना फ़ोन बंद कर दिया और शांति से चुपचाप होकर बैठ गए। कुछ वक्त बीतने के बाद डॉक्टर साहब ने जैसे ही अपना फ़ोन स्विच ऑन किया तो फ़ोन पर एक के बाद एक मैसेज आ रहे थे कि डॉक्टर साहब, शायद आपको मेरी ताकत का अंदाज़ा नहीं है। आप किससे बात कर रहे हैं? मैं सीबीआई का एक बहुत बड़ा ऑफिसर हूँ और घर पर जब मैं आऊँगा आपके हाथ में हथकड़ी लगाकर पूरे शहर में घुमाता हुआ लेकर जाऊँगा, तो शहर का बच्चा बच्चा आपको दिखेगा और फिर पूछेगा कि आखिरकार हुआ क्या है, और वे लोग आपस में बात करेंगे और कहेंगे कि डॉक्टर साहब एक लड़की से बातचीत करते करते नंगे हो गए थे। जब डॉक्टर साहब को इस तरह से डराया धमकाया गया तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि ठीक है, बताइए अब मुझे क्या करना है। तब डिमांड के पूरे पैसे तो नहीं दिए जाते हैं, लेकिन आखिरकार 3,50,000 रुपये उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ से मामला थमने वाला बिल्कुल नहीं था। अब 22 अगस्त की रात को 10 बजे के आसपास फिर से फ़ोन आया, उन्हें फिर धमकाया गया और फिर डॉक्टर साहब को 10 लाख और रुपए देने पर मजबूर कर दिया। अब 23 अगस्त 2024 को डॉक्टर साहब के पास फिर से फ़ोन आता है कि देखो, इतने सारे अधिकारी हैं, हमारा स्टाफ है, सबको मैनेज करना होता है, इसलिए 15 लाख रुपए आपको और देने पड़ेंगे। डॉक्टर साहब ने फिर से 15 लाख का इंतजाम किया और उनको वो पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। डॉक्टर साहब उस दलदल में लगातार धंसते जा रहे थे, फ़ोन लगातार आ रहे थे। तो उसके बाद अब डॉक्टर साहब को लगने लगा था कि शायद अब सब कुछ ठीक है, सब अधिकारी मैनेज हो चुके हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब मैनेज हो चुका है, शायद अब कोई परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए। 27 अगस्त 2024 को एक बार फिर से डॉक्टर साहब के पास फ़ोन आता है। डॉक्टर साहब से कहा जाता है कि आपको शायद अंदाज़ा नहीं है, बात बहुत बिगड़ चुकी है। जिस लड़की से आप बातचीत कर रहे थे उस लड़की ने अपनी जान दे दी है। अब देखना ये है कि आपको उम्र कैद होगी या फांसी होगी, आप डॉक्टर साहब अब मारे जाओगे। डॉक्टर साहब कहते हैं कि आप कैसी बात कर रहे हो? तो उसने कहा कि बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उस लड़की ने मरने से पहले
एक नोट जारी कर दिया था जिसमें आपका नाम, आपके घर का एड्रेस, सब कुछ उसने अच्छे से मेंशन किया था। इसलिए तो आपका फंसना बिल्कुल तय है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि किसी भी तरीके से मुझे बचाओ। तभी अधिकारी कहता है कि बचाने की मैं बात कर लूँगा और उम्मीद है कि उस लड़की के घर वाले करीब 30 लाख रुपए में राजी हो जाएंगे। मेरी उनसे पहले ही बातचीत हो चुकी है। आपको 30 लाख रुपए का और इंतजाम करना होगा। डॉक्टर साहब ने 30 लाख और दे दिए, यानी कि लड़की के परिवार वालों के नाम से अब डॉक्टर साहब लगातार पैसे दे रहे थे। अब डॉक्टर साहब को लग रहा था कि अब सब कुछ मैनेज हो चुका है, पुलिस भी मैनेज हो चुकी है, ये जितने भी अधिकारी हैं सब मैनेज हो चुके हैं, लड़की के परिवार वाले भी मैनेज हो चुके हैं, मामला कोर्ट पहुंच चुका है। अब कोर्ट में जज साहब के नाम से जब पैसे मांगे जाते हैं तो जज साहब से बातचीत हो जाती है और जज साहब कहते हैं कि 15 लाख रुपए लगेंगे, यानी कि अब 15 लाख की डिमांड जज साहब की पूरी कर दी जाती है। और जैसे ही जज साहब की डिमांड 15 लाख की पूरी की जाती है तो जज साहब का एक बार फिर फोन आता है और वो कहते हैं कि देखो भाई, 15 लाख से काम नहीं बनेगा। डॉक्टर साहब आपको कम से कम 1 करोड़ रुपए और देने होंगे। अब जब डॉक्टर साहब ने 1 करोड़ देने वाली बात सुनी तो डॉक्टर साहब बोले कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, यानी कि मेरी जो जमा पूंजी थी 1,34,65,500 रुपये मैं दे चुका हूँ। अब मेरे पास कोई पैसा नहीं है। डॉक्टर साहब रोने लगते हैं, डॉक्टर साहब गिड़गिड़ाने लगते हैं, लेकिन सामने वाली जो पार्टी थी उसने कहा कि कोई बहाना नहीं चलेगा, आपको हर कीमत पर पैसे देने ही पड़ेंगे। 24 दिन में ये सारा का सारा पैसा डॉक्टर साहब के हाथ से निकल चुका था, यानी 1,34,65,500 रुपये। डॉक्टर साहब बहुत परेशान थे। डॉक्टर साहब की नींद पूरी तरह से उड़ चुकी थी। आखिरकार 31 अगस्त 2024 को डॉक्टर साहब रोते हुए अपने ही एक स्टाफ के बंदे से बोले कि भाई, मेरे साथ कुछ इस तरह की घटना हो चुकी है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिरकार अब मैं करूँ तो क्या करूँ। तभी उसके स्टाफ ने कहा कि सर, आपको लगता नहीं है कि आपके साथ फ्रॉड हो चुका है। आजकल इस तरह की सोशल मीडिया पर इतनी सारी जानकारियाँ आ रही हैं, अखबारों में लगातार कोई ना कोई खबर छप रही है, यूट्यूब पर इस तरह की तमाम वीडियो आ रही हैं और आप लगातार पैसे दिए चले जा रहे हैं और इस तरह आप 1,34,00,000 के करीब उनको पैसे दे चुके हैं। तो डॉक्टर साहब को समझ में तब आता है जब सारा खेल पूरी तरह से बिगड़ चुका होता है। तब डॉक्टर साहब 1 सितंबर 2024 को नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर अपनी एक शिकायत दर्ज करवाते हैं, यानी कि FIR दर्ज कराते हैं। और FIR दर्ज कराने के बाद तब पुलिस हरकत में आती है। पुलिस के हरकत में आने के बाद पता चलता है कि एक व्यक्ति जो बहुत कम पढ़ा लिखा है और उस कम पढ़े लिखे व्यक्ति ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। उसकी पत्नी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसका एक 8 साल का बच्चा भी था। मामला फिर कोर्ट तक पहुंच जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और उसके बाद ये परिवार जमानत के लिए अर्जी देता है। जब मामला जज साहब के पास पहुंचता है तो जज साहब को एक दलील दी जाती है और महिला कहती है कि साहब, मैं तो बिल्कुल अनपढ़ हूँ, मेरा कोई दोष नहीं है, मेरा तो इस FIR में नाम तक भी नहीं है, मेरा 8 साल का एक बच्चा भी है, जो भी दोष है वो मेरे पति का दोष है, आप मुझे जमानत दे दीजिए। लेकिन पुलिस के वकील साहब भी अपनी तरफ से दलील देते हैं कि यदि ये महिला जेल से बाहर जाएगी तो हो सकता है ये सबूतों के साथ छेड़छाड़ करे, इसलिए इसको जमानत बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। और तभी कोर्ट महिला को जमानत देने से साफ इनकार कर देता है। 21 जनवरी 2025 को उस महिला की जमानत याचिका खारिज कर दी जाती है।
मामला अभी कोर्ट में चल रहा है, लेकिन जिस तरह का उस महिला के पति ने एक अच्छे खासे शहर के जाने माने डॉक्टर के साथ ये फ्रॉड किया, वो वाकई उस इलाके की बहुत बड़ी घटना, बहुत बड़ी सनसनीखेज घटना में से एक घटना बन जाती है। अगर इस तरह की आपके पास भी किसी की कॉल आती है तो इन सब तरह की कॉल को इग्नोर करना चाहिए। और वैसे भी आजकल लगातार फ़ोन पर साइबर क्राइम वालों की तरफ से सतर्क किया जा रहा है, इसलिए ऐसे लोगों से बचकर रहने की ज़्यादा ज़रूरत है। कहीं आप एक डॉक्टर साहब की तरह और बेंगलोर के रहने वाले किशोर की तरह, जिसको एक फ्री में फ़ोन मिल जाता है और उसके करोड़ों रुपए निकल जाते हैं, लगभग उनके भी 2.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा चले गए थे। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना या किसी को तकलीफ देना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। दास्तान जुर्म अभी बाकी है। हम जल्दी फिर लौटेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय और सुझाव जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।